नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज ज़रा बात कर लेते हैं जूनियर एडेड वैकेंसी की। ये जो वैकेंसी है ये बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है, मतलब इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है। ये वीडियो मुझे इस वक्त बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई, क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि वैसे तो बहुत लेट हो चुका हूँ इस वीडियो के लिए, बट काफ़ी कमेंट बीच बीच में लोग करते रहते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ देखिए, रास्ता वही है। अब आपको सुपर टेट नहीं तो जूनियर एडेड वैकेंसी है, और मेरे हिसाब से कोई ऐसे व्यक्ति बचा नहीं होगा जिसने इस वैकेंसी में फॉर्म ना भरा हो, चाहे वो बीटीसी वाले हों चाहे वो बीएड वाले हों। क्योंकि भाई आपको सीधी बात है, नौकरी से मतलब है, सरकारी नौकरी से मतलब है, चाहे वो जूनियर एडेड में जाए और चाहे फिर वो हमारे बेसिक में आए। पहले बात करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सब जानकारी देनी है मुझे एक ही वीडियो में। इस वीडियो में मुझे ये बताना है कि पहली बात, जूनियर एडेड में और बेसिक डिपार्टमेंट जो यूपी बेसिक एजुकेशन है उसमें क्या डिफरेंस है। फिर हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, फिर हम बात करेंगे पेपर कैसा आएगा, और फिर हम बात करेंगे कि इसमें कट ऑफ भी कितनी हो सकती है, एक्सपेक्टेड चीज़ें क्या हैं और एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड क्या है। क्योंकि जूनियर एडेड वैकेंसी की जो डेट है वो एक दो बार ऊपर नीचे खिसक चुकी है, तो आगे का क्या प्लान है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। वैसे प्रयास मेरा आज का ये था कि मैं लाइव आऊँगा, बट लाइव आने में कुछ समस्या हुई, थोड़ा सा आप लोग भी कम जुड़े और नेट प्रॉब्लम भी थोड़ी कर रहा था। तो बताइएगा कमेंट करके, इसी वीडियो में बताइएगा कि किसी दिन लाइव संडे आने वाला है, लाइव आने का समय है। बताइएगा सर संडे को किस दिन लाइव आऊँ। तो बहुत दिन से हम लोग लाइव नहीं आए, कुछ आपके माइंड में क्वेरीज हों तो उसको भी निपटाते हुए ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर संडे को लाइव आप कब आइएगा, और आप लोग उससे जुड़िएगा ताकि भारी संख्या में लोग जुड़ें तो मन भी लगता है। तो अब पहले बात कर लेते हैं कि जूनियर और बेसिक डिपार्टमेंट में एडेड, जूनियर एडेड, माफ़ करिएगा, एडेड वर्ड यूज़ करिएगा जरूर से, क्योंकि एडेड का एक बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो और हमारा जो यूपी बेसिक डिपार्टमेंट है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, एक बात रखिए, जो एडेड वर्ड है इसका मतलब होता है सहायता प्राप्त विद्यालय। सहायता प्राप्त विद्यालय कौन से होते हैं? सहायता प्राप्त विद्यालय वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो होता है सैलरी वो उसका फंड पे करती है। कौन पे करती है? गवर्नमेंट पे करती है। लेकिन उस पर रूलिंग कौन करता है? तो रूलिंग करने पे सरकार का हाथ भी होता है, और एक होता है मैनेजमेंट, जो कि मेन होता है एडेड स्कूल्स में। होता ये है कि जो एडेड स्कूल्स होते हैं वो मैनेजमेंट खड़ा करता है, फिर वो सरकार से मांगता है कि भाई हमको आप अपने अंडर में लीजिए और हमको सहायता प्राप्त करिए और हम हमको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करके देंगे। ऐसे बन जाते हैं सहायता प्राप्त विद्यालय, एडेड स्कूल्स बन जाते हैं। अब जो सैलरी आनी है वो गवर्नमेंट से आनी है, जो रूल हैं वो गवर्नमेंट के चलेंगे, नौकरी वो सरकारी ही होगी। लेकिन जो आपका प्रिंसिपल है उसके साथ साथ वहाँ पर एक और बवाल बैठा है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत दबाव होता है इन स्कूल्स में। जितनी बोलें औकात कह लें, या जो पद है जो प्रिंसिपल का होता है एक स्कूल में, उससे स्लाइटली ऊपर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पहले ये जो वैकेंसीज होती थी ये मैनेजमेंट अपने स्तर पे खुद भरता था, बट इसमें बहुत धांधली होती थी, फर्जीवाड़ा होता था, पैसे ले दे के इन स्कूल्स में ही केवल आपकी जॉब मिलती थी। बट गवर्नमेंट जो है हमारी, उन्होंने चेंजेस लाए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब हम इसमें इन जो एडेड स्कूल्स हैं इसमें भी भर्ती हम ही करेंगे, जिसके थ्रू अब ये एक वैकेंसी एडेड स्कूल की आ रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, क्या है क्या नहीं, वो सब जानकारी आप लोग के तो पब्लिक डोमेन बहुत अच्छे से, और आप लोग तो पेपर देने वाले अक्टूबर 10 जो डेट है उसके ही अराउंड पेपर हो जाएगा। ये भी लगभग 90% प्लस श्योर हो चुका है। तो वो बात भी यहाँ पर एक ख़त्म हो जाती है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो वो अक्टूबर जो 10 अक्टूबर डेट रखी गई है उसी के आसपास ये पेपर करा लेंगे। उसमें अब चेंजेस होने की संभावना नहीं है, बिकॉज अगले साल चुनाव आने वाला है, और चुनाव को देखते हुए ये वैकेंसी 101% क्लियर होगी। अब जूनियर बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं, लाइक अभी आप अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि मैं जूनियर में जाऊं कि मैं बेसिक में जाऊं। ये तो बवाल ही ख़त्म, क्योंकि जब कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं से तो कुछ भी अच्छा होता है। बट अगर आप हैं वैकेंसी में, टीचर हैं बेसिक में, और फिर आप सोचें कि अब आपको क्या जूनियर वैकेंसी देखनी चाहिए, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आएगा, क्यों? डिफरेंस तो है भाई, बेसिक में आप हैं तो 4200 का ग्रेड पे है,
जूनियर में जाएंगे तो 4600 को ग्रेड पे है। डेफिनेटली सैलरी में कम से कम 8-9 हज़ार का अंतर आ जाएगा आपका, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप बेसिक के स्कूल में, और जानते तो हैं भाई, थोड़ा सा माहौल आप जानते हैं बेसिक के स्कूल्स का, आप एज अ पीआरटी वहाँ पढ़ाएंगे, बट जूनियर स्कूल में जाएंगे तो आप एज अ टीजीटी, वैसे प्योर टीजीटी भी नहीं कहलाओगे, बट फिर भी एक टीजीटी वाली फीलिंग है और टीजीटी वाला ही पे स्केल मिलने वाला है। दूसरा अंतर ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एडेड स्कूल्स के अच्छाइयाँ अभी, और बेसिक स्कूल्स की बुराइयाँ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तीसरी चीज़ आपको क्या है, थोड़ा सा आपको एक लेवल अप दिखेगा, क्योंकि आपको सीढ़ी पता है कि 1 to 5 पढ़ाना इज़ द टफेस्ट थिंग। भाई छोटे बच्चे को पढ़ाना सबसे कठिन काम है, बट 6th में जब बच्चा पहुंचता है तो ऑटोमेटिक काफ़ी कुछ वो जान चुका होता है, तो उनको पढ़ाने में आपको थोड़ा सा एक लेवल अप दिखेगा, वो आपको एक अंतर दिखने वाला है। ये कुछ अंतर हैं, ये कुछ अच्छाइयाँ हैं जो कि जूनियर स्कूल्स की आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। बात समझ में आ रही है? और अब बताने में थोड़ा अच्छा भाई कहाँ पढ़ाते हैं, जूनियर में हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाए। अब देख लेते हैं जूनियर स्कूल्स की कमी, जो सबसे बड़ी कमी है जूनियर स्कूल्स की, वो है मैनेजमेंट। देखो भाई एक बात ध्यान दें, जो मैनेजमेंट है वो शुरू से हैरेसमेंट के लिए जाने जाते रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट स्कूल्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से काम करवाते हैं। आप अगर सोचो कि आप 1 मिनट भी देर से आओ या 1 मिनट भी जल्दी चले जाओ, और मैनेजमेंट अगर आपका टाइट है तो आप ये नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी छुट्टी 2 बजे होती है और मैं 2 बजे स्कूल छोड़ दूँ, और मैनेजमेंट टाइट है तो वो आपको 2 बजे छोड़ने नहीं देगा, वो 2:30 बजे कहेगा तो आपको 2:30 बजे ही छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी अगर दिए जाते हैं तो उन वर्क को भी आपको हर हाल में टाइमलाइन में ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने आपको बोला है। और बहुत सी जो चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल सकता इस ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर, वो आपको जब फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल से भी ऊपर बैठा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप ऐसी स्थिति में किससे कंप्लेंट करने जाएंगे? आप कंप्लेंट करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो बहुत हायर अथॉरिटीज़ हैं, जिसको आप DIS कह सकते हैं, या फिर DIS के ऊपर आप DM के पास, CDO के पास अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते या फिर आप नहीं ही कर पाओगे, क्योंकि वो सब बोलते हैं ना पुराने घाघ होते हैं, बहुत अच्छे से उन्हें हर चीज़ पता होती है, तो एट लास्ट आपको घूम के फिर से उस स्कूल में काम करना होगा, और फिर जो आपका वर्क कल्चर है वो बहुत टफ होने वाला है। देखिए मैनेजमेंट स्कूल्स में बात तो सरकारी होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स से वो कम नहीं होते हैं। सैलरी आपको मिलेगी, फैसिलिटी आपको मिलेगी, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड आपका हो जाएगा, सरकारी नौकरी ठप्पा लग जाएगा, लेकिन काम में प्राइवेट स्कूल जैसा ही होगा। हाँ, अगर आपका मैनेजमेंट लीचर टाइप का है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि अरे जाओ तुम भी मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं, तो मज़े की नौकरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करके रखेगा आप लोगों के लिए कि आपको वाकई में सरकारी नौकरी करना सिखा देगा। बहुत से लोगों से ऐसे सुनने भी आया है, इवन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट वो शायद कुछ मनी भी आपसे लेते हैं एंड ऑल, ऐसा कुछ है, तो मैं इसका कुछ खुलेआम नहीं बोलूँगा, बट ऐसा सुनने में आता है, पता नहीं सच्चाई है गलत तो भगवान जाने, तो समझ लीजिए आप लोग, तो उस बात को ख़त्म नहीं करते हैं। लेकिन बेसिक डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है, आपके ऊपर कोई भी हैरेसमेंट नहीं हो सकता। आपका जो काम है आपको सिर्फ वो काम करना है, और वो ही काम करना है जो कि लिखित आदेश में आता है। मुंह से कोई काम हमारे विभाग में नहीं होता। अगर विभाग ने बोला है कि 2 तक रुकना है तो 2 तक रुकना है। विभाग कहेगा कि रात 8 बजे तक रुकना है तो आपको 8 बजे तक रुकना है। लेकिन अगर आप चाहो कि आपका हेड कहे कि नहीं आपको 2 की जगह 4 तक रुकना है, तो आप बाध्य नहीं हैं, किसी भी रूप में बाध्य नहीं है। और वैसे भी ऐसा कोई होता ही नहीं है, क्योंकि बेसिक डिपार्टमेंट में जितना भी स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। मैं खुद इस चीज़ में काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम चल रहा है कि जो बेसिक का डिपार्टमेंट का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, मिलजुल के चलने वाला है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, शायद कोई खूसट ही कोई बैठा हो तो बात अलग है, वरना ऐसा नहीं है। तो बेसिक में क्या है कि एक नियम लिखित रूप पर है, आपके ऊपर कोई बैठा नहीं है, आपके ऊपर नियम है,
आपके ऊपर मैनेजमेंट के लोग नहीं है, आपके ऊपर नियम बैठा है, और नियम तो भाई सबके लिए बराबर होता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कोई हैरेसमेंट नहीं हो सकता। बात समझ में आपको आ गई होगी पहली बात। तो दूसरी बात ये होती है कि मान लीजिए हैरेसमेंट हो भी रहा है, मान लीजिए कोई आपसे समस्या क्रिएट कर रहा है, सपोज आपका हेड आपको दिक्कत कर रहा है, आप क्या करेंगे, बीओ कंप्लेंट कर देंगे, आप बीएसए के पास जाएंगे, आप सचिव के पास जाएंगे, या फिर आप जो पूरे हायरार्की बनी है वहाँ पे आप जाके अपनी कंप्लेंट करेंगे और उसकी सुनवाई भी हो जाएगी। भाई देखो, अगर आप एक चीज़ कहते हैं ना, जैसे नेता के पास आप खुद कंप्लेंट लेके जाओ कि साहब आपने ही गलत किया, तो क्या वो मानेगा? कभी कभी नहीं मानेगा ना। आप किसके पास जाएंगे? आप पुलिस के पास जाएंगे, तो पुलिस भले एक बार को सुन ले। इसी तरीके से अगर आप एडेड स्कूल्स में हैं तो एडेड स्कूल की बात, अब एडेड स्कूल के पहले आप किससे बात करोगे? प्रिंसिपल से बात करोगे। प्रिंसिपल तो कह देगा साहब भाई हमसे ऊपर ही हैं मैनेजमेंट वाले, हम उनको क्या बोले, हमको झेल रहे हैं। फिर आप जाओगे किसके और ऊपर जाओगे, और देखिए मैनेजमेंट का और जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके बहुत अच्छे संबंध होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे इन चीज़ों की दिक्कत। तो अगर आप बेसिक में हैं और फिर आपको जाना है जूनियर एडेड में, तो थोड़ा सा सोच समझ के जाइएगा कि अगर आप काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप बिल्कुल काम करोगे, हम लग के करेंगे, हम ऊपर भी काम कर सकते हैं, नीचे भी काम कर सकते हैं, कैसे भी काम कर सकते हैं, तो ज़रूर है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि जूनियर स्कूल सिटी के अंदर होते हैं और बेसिक के स्कूल तो कहाँ तक होते हैं, तो भैया ये सोच बदल लो। क्यों? क्योंकि ये हैं एडेड स्कूल्स। एडेड स्कूल कभी शहर में नहीं होते, शहर में भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल शहर में हो, गांव में भी एडेड स्कूल चलते हैं। तो अगर आपको वैकेंसी क्रिएट होती है तो आपको दूर दराज के स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ सकता है। ये बात भूल जाइएगा कि आप सोचो कि एडेड स्कूल तो कहीं ना कहीं शहर में ही होंगे। गांव दूर दराज में भी एडेड स्कूल्स होते हैं, और वहाँ का भी जो लेवल है, जो स्कूल का जो बिल्डिंग है, वो यूपी के बेसिक स्कूल से भी ख़राब है। क्योंकि अब तो यूपी बेसिक स्कूल में कायाकल्प हो चुका है, तो इतने अच्छे दिखते हैं, कुछ कहने के लिए नहीं। लेकिन भाई आप एडेड स्कूल्स में जाएंगे तो वो तो बिल्कुल बाबा आदम के ज़माने की बिल्डिंग खड़ी होती हैं। तो लेवल स्टैंडर्ड वहाँ का तो बेसिक से भी नीचे होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जूनियर एडेड में और हमारे बेसिक डिपार्टमेंट में अंतर हैं, ठीक है। बाकी सैलरी डेफिनेटली ज़्यादा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज़्यादा हो जाएगा आपका, और बाकी चीज़ें देखें तो बेसिक ही हमारा आगे निकलता है। चाहे सुविधाएँ हों, चाहे आपके हैरेसमेंट की बातें हों, चाहे एक कहते हैं कि प्योर गवर्नमेंट वाली फीलिंग की हो, और चाहे हम कहें एक अच्छा विभाग हो, हायरार्की हो, हर चीज़ यहाँ पे पढ़ाई अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बस हाँ, थोड़ा सा सैलरी वाली बात अगर आपकी फंसती है कि भाई वो 4200 है, वो 46, इससे ऊपर नहीं। अब आपने अपने मन को डिसाइड कर लिया होगा कि क्या करना है। और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो जॉब चाहते हैं, उनके लिए तो कुछ भी मिले, तो आप लोग को तैयारी ज़बरदस्त करनी है। लेवल अच्छा आने वाला है। कोर्स आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आप जरा फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेपर कैसा होगा? पेपर 150 नंबर का होगा, 2 सेक्शन होंगे, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपकी जनरल नॉलेज आएगी, रीजनिंग आएगा और करंट अफेयर आएगा। भाई अगर आपको कोई भी टीचर बनना है तो आपको जीएस की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो जनरल नॉलेज हो गई। रीजनिंग, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, रीजनिंग हो गई, और करंट अफेयर्स तो अब हर जगह मौजूद है। तो ये 50 नंबर का कंपलसरी पेपर है, तो सभी व्यक्तियों को देना है, इसमें कोई भी छूट नहीं है, और ये 50 नंबर का होने वाला है। बात समझ आ रही होगी। अगला पेपर है पेपर 2। इसमें है भैया चॉइस, इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है। क्योंकि आपको पता है जब आप ऊपर जाते हैं, 6 to 8 जाते हैं, 6 के अबव जाते हैं, तो जो टीचर्स होते हैं वो क्लासीफाइड होते हैं अलग अलग पार्ट्स में। प्राइमरी में हर टीचर एक प्राइमरी टीचर है, लेकिन 6 के ऊपर जब आप निकलते हैं तो वहाँ पर मैथ्स के टीचर अलग होते हैं, मैथ एंड साइंस के अलग होते हैं, हिंदी इंग्लिश के अलग हो जाते हैं, सोशल साइंस के टीचर अलग हो जाते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने 3 हिस्सों में इनको बांटा हुआ है कि लैंग्वेज के टीचर्स हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत के कर दिए गए, पार्ट बी में सोशल स्टडीज़ कर दिया गया, और पार्ट सी में साइंस एंड मैथ्स का एक ग्रुप बना दिया गया। तो ये 3 ग्रुप बना दिए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जो कि 100 नंबर का एक कोई भी आपको चूज़ करना, चाहे ए करो, चाहे पार्ट बी करो, और चाहे पार्ट सी करो। तो अगर आप हिंदी से आपने कुछ पीजी किया है, या हिंदी से आप बहुत अच्छा समझते हैं तो आप हिंदी लीजिए, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश लीजिए, संस्कृत समझते हैं तो संस्कृत लीजिए, तो आपको पार्ट ए चुनना है। और आपको लगता है कि भाई आप बीए से पढ़ाई कर चुके हो, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स है आपके पास, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये बहुत अच्छी है, हिस्ट्री लीजिए। और अगर आप बीएससी हैं, बीटेक हैं, बीटेक वालों के लिए फ़िलहाल अभी क्या है कुछ थोड़ा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बीटेक वालों के लिए बड़ा समस्या रहती है।
तो अगर आप साइंस एंड मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप मतलब BSc स्टूडेंट हैं, तो अगर आप साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पार्ट चुनना है। इतना ध्यान रखिएगा, लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा एक गलतफहमी रहती है कि हिंदी ले लेते हैं, हिंदी तो आसानी आती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये हिंदी आने वाली है ये वो वाली हिंदी नहीं है कि बस आपने गए बताओ संधि विच्छेद क्या है, समास क्या और काम हो गया, ऐसी हिंदी नहीं आने वाली। क्वालिटी वाली हिंदी आएगी, ये भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। मजाक वाली हिंदी नहीं आने वाली, सोशल भी मजाक वाली नहीं आने वाली, और साइंस और मैथ्स भी मजाक आने वाली नहीं। अगर आपको अभी सिलेबस दिखाऊंगा आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल है वो कितना अच्छा होने वाला है, और लेवल क्या होने वाला है तो वो अभी सिलेबस ही बताने वाला है। तो आपको बात समझा कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में से एक कोई चुनना है। पेपर 1 कंपलसरी है, पेपर 2 में एक चुनना होता है और 150 नंबर का ये आपका पेपर होगा 50 और 100। बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं ज़रा हम जनरल नॉलेज, मतलब ये वो जगह है जो कंपलसरी वाली है, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग एबिलिटी आने वाली। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक दिए हैं ना, ये टॉपिक हेडिंग्स हैं और इसके अंदर पूरा बवाल है। जैसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब देखिए इन्होंने इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को भी नोट करवा दिया है। वैसे जो सुपर टेट होता है प्राइमरी वाला, उसमें जो आपकी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है वो उतना महत्व नहीं रखता, बट यहाँ पर दिया गया है। और ये वैकेंसी पहली बार हो रही है, किसी को पता नहीं है पेपर कैसा आएगा। जो भी अगर ये गारंटी के साथ कहता है कि पेपर ऐसा आने वाला है तो वो केवल फेक रहा है, उसे कोई भी जानकारी बिल्कुल नहीं है। अगला हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर बात सीधी सीधी आ जाती है कि आपको पढ़ना है मेडिवल और पढ़ना है आपको मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो मेनली मॉडर्न और मेडिवल में ही घूम रही होती है। हाँ, अगर आपको एंशियंट की बात करें तो थोड़ा बहुत आप देखना चाहें तो हड़प्पा देख सकते हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ हैं, उनकी लोकेशंस तो आप एक दो बार वो देख सकते हैं। बाकी मेन आपकी मॉडर्न और मेडिवल ही आने वाली है। आगे देख लेते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिख दिया, मतलब सब पहाड़, पौधे, प्लेट्यू, नदियाँ, समुद्र, पास दर्रे जो होते हैं वो सब कुछ, टोटल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, लोक नीति, ऑफिशियल केसेस एंड एक्सेट्रा। मतलब पूरी पॉलिटी, ढंग से पॉलिटी आने वाली है, ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटी आने वाली है। आगे देख लेते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर। इकोनॉमिक्स में वैसे ज़्यादातर नहीं आएगा आपको, ज़्यादातर करंट में जो चीज़ें कभी चलती हैं इकोनॉमिक्स की तो वही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। वैसे तो इनिशिएटिव्स क्या कुछ लिए गए हैं, समाज में कुछ नई नई चीज़ें लाई गई हैं, उसके लिए इनिशिएटिव्स क्या हैं। जनरल टॉपिक रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो वैसे ये आप चाहें तो उसको साइंस मान लीजिए, इसको आप चाहें तो इन्वायरमेंट मान लीजिए, इसको कुछ चाहें तो कुछ सेक्शंस आपके ज्योग्राफी में चले जाते हैं, आप देख सकते हैं। जनरल साइंस भी दे देंगे भैया ये इसमें। और लास्ट में आपकी जो आती है क्या, रीजनिंग, उसमें एनालॉगी आती है, एजर्शंस एंड रीजन्स आते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लेवल रखता है अपना। बाइनरी लॉजिक होंगी, क्लासिफिकेशंस, क्लॉक्स, कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग। तो आप पेपर केवल अगर आप जीएस का ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसी को आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल, वैकेंसी बहुत कम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है। बीटीसी वाले भी फॉर्म भर रहे हैं, बीएड वाले भी फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जो भैया नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बहुत कम है, बहुत लोग हैं। कोर्स देखिए, एक भी चीज़ छोड़ी नहीं गई। अब हिंदी वाले फटाफट भैया आप परेशान मत हो, हिंदी में भी सब कुछ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण इत्यादि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर जनसंख्या की, मतलब ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर आपसे सेंसस बहुत पूछते हैं, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव्स आदि, पर्यावरण एंड परिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान, और फिर से आपकी वहीं आ गई रीजनिंग, एनालॉजी, एजर्शन एंड रीजन्स, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटीज एंड कोडिंग,
ठीक है, इसको फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, क्योंकि ये तो सिर्फ सेक्शन ए है जो सबके लिए कंपलसरी है, और इतने में ही आपको मालूम चल चुका है लेवल बहुत बढ़िया होने वाला है। छोड़ेगा नहीं विभाग इतना आसानी से नौकरी देने वाला अब नहीं है, पहले भी नहीं था, बट तब वैकेंसी काफ़ी हुआ करती थी, और इस बार तो ऊँट के मुंह में जी रहा है, और ऊँट भी नहीं, इस बार तो हाथी है पूरा, इतना लंबी वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं भैया कौन कौन से सेक्शन आते हैं। हिंदी की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, और संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई तीनों में लगभग एक ही चीज़ होती है, क्योंकि तीनों ही लैंग्वेज है, और लैंग्वेजेस में चीज़ एक ही होती हैं। हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य सभी के बारे में जानकारी लेके चलना पड़ेगा आप लोगों को, इससे काम नहीं चलने वाला। अब आप लोग सोचो कि भाई 2-4 कवि, 2-4 लेखक रट के पहुंच जाओगे ना, तो हिंदी मतलब फिर हिंदी है, बात समझ रहे हो ना। तो व्याकरण अच्छी खासी, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, प्रमुख लेखक कवि के सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं, ये बड़ा खतरनाक होने वाला है। देखिए केवल हिंदी साहित्य आ रहा था तो सही भी था कि लेखक और उनकी रचनाओं याद करो, लेकिन इन्होंने जो बोला है कि प्रमुख लेखक और कवियों का भी सामान्य परिचय, ये पूरा टीजीटी हिंदी का मैटर रख दिया। लेवल भले टीजीटी हिंदी वाला ना हो, लेकिन लगभग तो उन्होंने माना कि सेम चीज़ इंग्लिश में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। समझ चुके होंगे आप। तो जो साइंस वाले हैं और जो सोशल साइंस वाले हैं, मतलब हिस्ट्री वाले हैं, बिल्कुल भी भूल मत करना, वो ही चीज़ चुनना जो आपकी बेस्ट है, और ना संस्कृत विद्या, संस्कृत साहित्य एवं भाषा का इतिहासी जानकारी, व्याकरण, अपठित पद्यांश, प्रमुख लेखक कवि का सामान्य परिचय की बात समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ताकि ये भी आपके पास हो। अब बात कर लेते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए आपने देख लिया, जिसमें आपने हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत देख लिया। अब आ जाते हैं पार्ट बी, जो था सोशल स्टडीज़। भाई अभी तो जो आपने जीएस का पार्ट पहले देखा था, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स जो भी था, अब देख लेते हैं प्योर सोशल साइंस। उसमें सभी चीज़ें इन्होंने बांटी हैं। सोर्स ऑफ नोइंग हिस्ट्री, मतलब यहाँ पे एंशियंट विजिट गई है, स्टोन एज कल्चर, कॉपर सोन कल्चर, वैदिक कल्चर, इंडिया ऑफ द 6th century BC, द अर्ली स्टेट्स ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न इंडिया, गुप्त पीरियड, राजगुप्त पीरियड, पुष्यभूति डायनेस्टी, स्टेट्स ऑफ द साउथ इंडिया, religious and social development of the 6th century, the arrival of the Islam in India, the establishment, expansion, disintegration of the Delhi Sultanates, Mughal Empire, culture, fall, the arrival of the European power in India and the establishment of the English states, expansion of the company state in India, Renaissance in India, rise of the nationalism in India, independence movement, independence, the partition of India, challenges of independent India, we and our society, rural and urban society and living rural and urban self government and district administration। कुछ बचा क्या? मुझे तो लगता नहीं कुछ बचा। अच्छी खासी सोशल स्टडीज, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, सब है, कुछ भी नहीं छोड़ा। ध्यान से पढ़ के जाना है, पेपर फाड़ के आने वाला है। कुछ बचा है भी। Our constitution, central state government, democracy in India, security and foreign policy of India, बहुत बड़ा टॉपिक उठा लिया। The global community of India, civil safety, traffic safety, disability, earth in the solar system, globe, determination of the place of the earth, movement of the path, mapping, 4 circles of earth, land circles, structure of earth, major topography of earth, India and the world, physical nature of India, soil, use and importance of fertilizer, flora, fauna, wildlife, climate of India, economic resource of India, traffic, trade and communication। कुछ बचने वाला नहीं है, देखते जाइएगा। लोकेशन, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, मिनरल इंडस्ट्रीज, बिजनेस, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश, डेफिनेटली यूपी स्पेशल तो रहने ही वाला है। द एटमॉस्फेयर, major natural region of life of the world, mineral resources, industries, business, economy and its challenges, environment, natural resources and territory, nature balance, resource utilization, environment impact of popular growth, population growth, environmental pollution, waste management,
disasters, environmentalist, award in the field of environment, environment day, environment, क्या बचा, सब टॉपिक छोड़ा ही नहीं भाई। सोशल स्टडीज़ का मतलब समझ रहे हो ना, प्योर सोशल स्टडीज़ जितना आ सकता है सब आएगा। तो जो लोग ये सोच के जाएं कि सेक्शन ए में भी सोशल पढ़ना है तो भैया वो तो हमको बड़ा हो जाएगा काम आसान, तो आसान नहीं। जनरल नॉलेज में और सोशल स्टडीज़ में कितना बड़ा अंतर है वो आज आप इस वीडियो को देख के समझ चुके होंगे। वीडियो लंबी है, एक एक चीज़ देख के जाइएगा तभी बात समझ में आएगी, और लास्ट में कंक्लूजन भी दूंगा, वो भी जरूर सुन लीजिए। हिंदी वाले देख लीजिए, इतिहास जानने की स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत के मौर्य साम्राज्य, मौर्यकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूत दक्षिण भारत, 6ठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। इस्लाम, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय शक्ति, भारत में कंपनी, भारत में नव जागरण, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ, हम और हमारा समाज, ग्रामीण और नगरीय समाज, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, भारत के लोकतंत्र, देश की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, सौरमंडल, मानचित्र, विश्व भारत, उत्तर प्रदेश स्पेशल, वायुमंडल, जलमंडल, संसार प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, खनिज संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संतुलन, जनसंख्या वृद्धि, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण, सब कुछ। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो, समझा मैंने पहले दिया। ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको हर हाल में आने ही चाहिए। ये है टॉपिक वाइज स्टडी, इन्होंने टॉपिक ही पकड़ा दिए हैं आपको। टॉपिक पढ़ो, इतना टॉपिक पढ़ लोगे तो कम से कम कुछ तैयार हो जाएगा, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो छुपी हुई है अंदर वो टॉपिक में कभी नहीं आती, लेकिन वो भी पढ़ना है कि जब सब टॉपिक दे दिए तो वो छुपी हुई चीज़ें भी किसी न किसी टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएंगी। टॉपिक ही इतना सारा है, कितनी मेहनत लगेगी कुछ टीचर। आगे देख लेते हैं, मैथमेटिक्स वालों के लिए देख लेते हैं भाई। मैथ्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो लोग मैथ साइंस वाले बच्चे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर कॉमन चीज़ है। इंटीजर, पैरेंथेसिस, द लीस्ट काउंट मल्टीपल, द ग्रेटेस्ट काउंट फैक्टर कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, आइडेंटिटीज कोई दिक्कत नहीं। अलजेब्रा, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल नंबर, कांस्टेंट नंबर, पावर कोई दिक्कत नहीं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, अलजेब्रा एक्सप्रेशन, कंसेप्ट ऑफ मैथ्स एंड डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स एंड टर्म्स अलजेब्रा कोई दिक्कत नहीं है। होमोजेनस, होमोजेनस, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, 1 2 ट्रिपलेट एक्सप्रेशन कोई दिक्कत नहीं है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, स्क्वायर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल लाइंस, क्वाड्रिलेटरल अच्छा है, एंड ट्रायंगल्स, ये बढ़िया चैप्टर है भाई। ट्रायंगल आ गया मतलब क्लास 9 में घुस जाइए आप। क्लास 6 7 थोड़ा ट्रायंगल नहीं बोल रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ना भैया ना, क्लास 9 तो घुसो सीधे ट्रायंगल लेके। सर्कल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, टेंजेंट लाइंस ऑफ द सर्कल, देख रहे हैं यहाँ पर आप, सर्कल घुस गया क्लास 9 वाला। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो हर साल लेते हैं, बट यहाँ पर आपको एक नई चीज़ दिख रही है, सर्कल्स और ट्रायंगल्स, क्लास 9 वाला। स्टैटिक्स, मज़े आ गए, स्टैट्स भी आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, पिक्टोग्राफ, मीन, मोड, मीडियन, पॉलीमर फ्रीक्वेंसी, पाई एंड द पनिशमेंट चार्ट, पिक्चर ऑफ द अनक्लासिफाइड डाटा, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी भैया क्लास 8 में भी है, क्लास 12 में भी है, तो अच्छा खासा लेवल प्रोबेबिलिटी का होना चाहिए। ग्राफ, पेनल्टी डायग्राम, मिक्स्ड पेनल्टी डायग्राम, ये तो बहुत हटा लेते हैं 2-4 चीज़ें। कार्टेशियन प्लेन, क्लास 9 पहुँचो। मेंसुरेशन कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, लेवल आप देख लीजिए, आपने क्रिएट कर दिया। क्लास देखिए, क्लास 8 तक जो, हिंदी में भी कर देता हूँ, क्लास 8 तक की जो मैथ्स है वो लगभग सभी को आती है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये चीज़ें तो आपने हमेशा पढ़ी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। बट सर्कल्स, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब जो उसने उठा के लाया, और प्रोबेबिलिटी जो उठा के लाया वो क्लास 9 से उठा के ले आया है, और 9 का जो स्टैंडर्ड बिछड़ जाता है, पेपर का लेवल है वो बहुत अच्छे है, क्योंकि आइडेंटिटीज़ के साथ ये चैप्टर क्रिएट होते हैं। अगर आपने 9 क्लास को देखा होगा तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको सारी आइडेंटिटीज़ पता हो, सारे मेथड पता हो, तो पेपर मैथ्स का भी अच्छा होने वाला है। और मैथ एंड साइंस साथ में चल रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इधर हिंदी के
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ेंगे, वहीं इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्जन है और कुछ भी अलग से बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे देख लेते हैं, साइंस की बात करते हैं। देखिए भाई साइंस भी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। देखिए साइंस, इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज, इम्पॉर्टेंस एंथ्रोपोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, फाइबर एंड टेक्सटाइल्स, फाइबर टू फैब्रिक, लिविंग नॉन लिविंग मैटर, fauna, classification of living organism, classification of the plant, fauna based on the animals and the flora, adaptation of organism, changes in the animals and plants, the structure and the function of animals. Microorganism and their classification, class 8, from cell to the organ. Adolescence, class 8, development, food, health, hygiene, diseases, crop production, class 8. Nitrogen cycle, class 8. Nutrition in animals, nutrition in plants, production, sub class 8. Respiration, expiration, sub class 8. मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म क्लास 9 क्या, स्पीड, फोर्स एंड इंस्ट्रक्शन, तो इस फोर्स तो है 8 में बट स्पीड ऊपर चला जाएगा। एनर्जी, साउंड, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड द लाइट इंस्ट्रक्शंस, एयर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, नेसेसिटी, यूटिलिटी, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वाटर, नीड, यूटिलिटी, सोर्स, क्वालिटी, पॉल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन। मैटर क्लास 9, ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द मैटर, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, हीट, मैन मेड गुड्स, प्लास्टिक, ग्लास, सोप, डेड पता नहीं क्या है, मिनरल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, पीरियोडिक टेबल। लेवल अपने आप ऊपर चला गया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का मतलब तो सभी कुछ बहुत कुछ हो गया। ब्लड कंपोजिशन, क्लास एंड प्रिकॉशन इन द ब्लड एक्सचेंज। हिंदी में भी देख लीजिए, फटाफट सब कुछ आपके सामने है, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया और कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ से आपने पूरा कोर्स अभी देखा। टाइम मालूम चल गया, पेपर कैसा होगा मालूम चल गया, पेपर कब होगा ये मालूम चल गया, और लेवल क्या होने वाला है इस पर बात कर लेते हैं। और एक चीज़ और मालूम चल चुकी है आपको, क्या, वो ये है कि भाई जूनियर में और बेसिक में अंतर क्या है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के लेवल की। तो भाई ज़रा देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुननी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है, लेवल ऑटोमेटिकली हाई होगा। जितना आंकड़ा मैं लगा सकता हूँ, अगर 150 नंबर का पेपर है तो 110 तो आप लोग को नंबर लाने का सोचना होगा। अगर पेपर बहुत टफ बना दिया वो किस बात है कि कट ऑफ नीचे हो जाएगी और नंबर भी आप लोगों के कम हो जाएंगे। लेकिन पेपर अगर मीडियम भी रहा तो 110 नंबर तो ला के ही चलना है। 110 से नीचे लेके आए तो समझ लेना कि कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि पेपर टफ है, लेकिन बहुत से ऐसे कर्मठ बच्चे हैं, हम कहते हैं कि बहुत लगनशील बच्चे हैं, जो कि 110 प्लस नंबर लाने में हिचकेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेपर पे भी डिपेंड करता है। और मुझे लगता है पेपर का लेवल हाई होने वाला है। हाई होगा तो कट ऑफ भी 100 के आसपास ही रखेंगे और आपको 100 नंबर लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। जो सिलेबस ही दिया गया है, सिलेबस ही देख के आप समझ सकते हैं, और सिलेबस से तो एक स्टेप ऊपर ही हमेशा पेपर आते हैं। बहुत लंबी वीडियो थी, लास्ट तक आपने देखा, उसके बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टाइम लाइव में कब आऊँ, और टाइम ज़रूर बता देना, ताकि लाइव आएँ। बहुत दिन से बातचीत हुई नहीं है, कुछ कन्वर्सेशन नहीं हुई है, आप लोग के अंदर जो क्वेरीज हैं ख़त्म नहीं हुई हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो पे, क्योंकि बहुत से लोग केवी की वैकेंसी कब आने वाली है, सुपर टेट का क्या है, यूपी टेट का क्या है, ये वो सो कमेंट करते रहते हैं। उससे बेटर लाइव आना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो लाइव करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करना सर नेक्स्ट टाइम कम। और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। कुछ अगर 19-20 हो तो बताइएगा। मेरे हिसाब से जूनियर एड वैकेंसी के सभी क्वेरीज ख़त्म हो गई हैं, सिलेबस आ चुका है, पेपर कब होगा, जूनियर बेसिक में अंतर क्या हो ये बता दिया है, और लेवल क्या होगा ये बता दिया। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी 100-110 के आसपास रहने वाली है। पेपर टफ होगा तो 100, पेपर आसान हुआ तो 110, इतना आपको लेके चलना है। और पढ़ाई बहुत ही अच्छी करनी है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और कोई समस्या हो और कोई भी क्वेरी हो ज़रूर बताइएगा, उसको भी वीडियो लास्ट तक देखिए। उसके बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू एंड